जो भी यहाँ बैठे हैं पिछड़े हैं, और पिछड़े इसलिए हैं क्योंकि बिखरे हैं। अगर हम एक हो जाएंगे फिर सबसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि किसी भी काम के लिए देर नहीं होती है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगी हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो हम लोग जो भी बात बोलते हैं, जो करना चाहते हैं, वो हम अगर किसी को उपदेश देने के साथ साथ स्वयं अगर उसको करने की ठान ले तो कोई हमें रोक नहीं सकता है। और जिस विषय पर हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें कलम और संविधान की जरूरत है। कलम और संविधान की बात कीजिए, वरना मुर्दों की जमात में गिने जाएंगे हम सभी। तो इसके लिए हमें जरूरी है, पहले बहुत सारे वक्ता बोल चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करूंगी हर पॉइंट पे कि हम आजाद नहीं हैं। सही में हम आजाद नहीं हैं, हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। और मानसिक रूप से गुलाम तब से हैं जब से आर्य हमारे देश में आए। आज इस सभा में बैठे जितने लोग हैं, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा या मेरी बात का थोड़ा भी असर होगा तो इस रूम से निकलने से पहले अपने हाथ का धागा काट देंगे, तब मैं समझूंगी वो मानसिक रूप से आजाद है। अदरवाइज हाथ में पहनने वाला हर धागा आपको मानसिक गुलामी की ओर इशारा करता है। स्कूल की घंटी बजती है, हमें आजादी का निर्देश मिलता है। मंदिर की घंटी बजती है, आपको मानसिक गुलामी का संदेश देता है। अब आपको निर्णय करना है कि आपको आजाद रहना है या गुलाम रहना है। आज से कम इस सभा में बैठे लोग कसम खा लें, अपने बेटा बेटी के शादी में या अपने माता पिता के श्राद्ध भोज में किसी भी पंडित कर्मकांड को नहीं बुलाएंगे। और मैंने ऐसा किया है। मेरे पति श्री रमाशंकर यादव जी यहाँ मौजूद हैं, सामने खड़े हैं, और हम दोनों ने तय किया, पिछले साल अप्रैल में मेरी माता जी का देहांत हुआ, हमने कोई श्राद्ध भोज नहीं किया और न किसी पंडित को घर में आमंत्रित किया। सिर्फ 4 दिन पटना में ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उनका दाह संस्कार, इलेक्ट्रिसिटी का जो होता है उसमें दाह संस्कार किया गया। चौथे दिन हमने शोक सभा का आयोजन किया, और राकेश जी और हमारे विचारधारा के आप में से ही 100-150 लोग हमारे घर पहुंचे और हमको सबने मतलब अच्छा ही कहा। किसी ने नहीं कहा कि मैडम आपने श्राद्ध भोज क्यों नहीं किया। तो मैं वह करके दिखा चुकी हूँ, और उस श्राद्ध भोज के पैसे से मैं अपने गांव में लाइब्रेरी खोलने के लास्ट पोजीशन में हूँ। रूम बिल्डिंग बन चुका है, बस अब हम लोग को यहाँ से फुर्सत जब भी मिलेगी हम जाकर उसमें 10,000 की पुस्तक रख देंगे, हमारे गांव के लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं मानसिक रूप से आजाद होना, अपने आप को आजाद नागरिक इस देश का कहना चाहते हैं, तो शिक्षा ही हमारे पास हथियार है जो हमें आजादी दिला सकता है, और आने वाली पीढ़ियां भी हमको याद रखेगी। क्योंकि कहा गया है अगर 1 साल की बात आप सोचते हैं तो धान रोपिए, 10 साल की बात सोचते हैं तो पेड़ पौधा रोपिए, यदि 100 साल के आगे की आप सोचते हैं तो शिक्षा पर ध्यान दीजिए, और तभी हम मानसिक रूप से आजाद हो सकते हैं। और इसी क्रम में कहते हुए मैं गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि पटना में, बिहार में पटना में एक प्रेरणा IAS कोचिंग है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग, ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, समाज सेवी, सब लोग मिलकर हम लोग फंडिंग करते हैं और अंडर प्रिविलेज बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दिया जाता है। तो आप लोग सब लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, और जो अपनी क्षमता से उसमें सहयोग दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, हम लोग 500 रुपया महीना बोलते हैं, भाई आप लोग दे दीजिए। क्योंकि अगर एक दिन आप पटना में जो रहते हैं बारबेक्यू नेशन में खाना खाने जाएंगे तो परिवार में 5,000 रुपया एक महीना में जरूर लोग खाने जाता है जिसके पास पैसा है। और हम वही सोचते हैं कि अगर हम एक दिन बाहर का खाना ऐसे भी शरीर के लिए हानि करता है, और वो पैसा आप उस बच्चों को दे दीजिए जो हमारी अगली पीढ़ी आगे आएगी, तो एक शिक्षा पे हो। उसके बाद मुझे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने भी बोला, और सभी लोग जानते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व जुडिशियरी में नहीं है। कोलोजियम सिस्टम से जो जज आते हैं सवाल ही नहीं उठता है हमारे पक्ष में वो निर्णय देंगे। घास
बकरी घास खा जाती है, इस पर बिहार के एक व्यक्ति को 27 साल की जेल होती है और रेपिस्ट खुला घूमता है। इसमें किसका दोष है? कहीं ना कहीं हम दोषी हैं। और हम महिलाएं, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि मेरे पति और मेरे माता पिता भाई बहन ने मुझे इस लायक बनाया कि हम आपके सामने आज खड़े हैं। हमारी बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो अभी भी बोल नहीं पाती है, और इसमें मैं सवाल को ही नहीं, सभी पुरुष इसमें थोड़ा न थोड़ा दोषी तो हैं ही, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं सारे संस्कार, सारे ममता, सारा लाड प्यार मतलब हमारे लिए ही पल्ले पड़ा हुआ है कि माँ में ममता होनी चाहिए, पापा स्ट्रिक्ट होने चाहिए। क्यों भाई, माँ क्यों नहीं स्ट्रिक्ट हो सकती और पापा क्यों नहीं ममतामयी होने चाहिए? ये इसको कौन बदलेगा? हम तो हमारी लड़ाई दो जगह है, एक हम अगले पिछड़े की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें तो लगता है हम महिला पुरुष की भी लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि हमें तो दोयम दर्जा का नागरिक ऐसे ही मान लिया जाता है। और शूद्र पशु नारी ये सब है, तारण के अधिकारी तुलसीदास जी लिख कर गए। आज के डेट में अगर तुलसीदास जी होते तो सोचिए हम लोग क्या करते उनको। और हर महिलाओं से भी मैं ये कह, जो भी मेरी महिला बहनें यहाँ बैठी है, अगर आपको ये लगता है कि आपके जितिया और तीज करने से आपके बेटा और पति की आयु लंबी होती है, तो ये एकदम सरासर झूठ किसी ने आपको कहा है। अगर ऐसी बात होती तो अमेरिका और पाकिस्तान और लंदन की महिलाएं सब विधवा हो चुकी होती। अगर पूजा पाठ करने से ही लंबी आयु होती तो सोच कर देखिए, कोई राम जी को, सीता जी को बहुत पूजा करते हैं, सत्य कथा कहवाते हैं। कोई बता दे इसमें से कि राम जी के जैविक पिता कौन थे और सीता जी के जैविक पिता कौन थे, और मान लेंगे कि भगवान थे। तो खीर से सबको पता है कि खीर से कोई संतान नहीं पैदा होता है, तो मतलब वो अवैध संतान थे। सीता जी मटका से पाई गई। आज भी कोई लड़की अवैध संतान अगर होती है, कोई अविवाहित लड़की माँ बन जाती है, वो कहीं कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं अपने बच्चे को। कोई ममतामयी माँ हुई जो बोलते हैं हम लोग, उठा लेती है, पाल लेते, जो निसंतान लोग होते हैं तो पाल लेते हैं। अगर सोचिए वो उस समय राजा जनक जी थे, खेत का हल चलाने गया और वो ले आए तो वो देवी माँ हो गई। आप क्यों नहीं देवी माँ है? आप देवी माँ है और आप हर माता पिता ही भगवान है, ये मान लीजिए। सिर्फ सास ससुर को खिलाते पिलाते नहीं है लोग, और मरने के बाद दूध से स्नान कराते हैं। ये किसने सिखाया आपको कि दूध से स्नान कराइए तो आपके पिताजी स्वर्ग में जाएंगे? अरे जिंदा रहते हैं उसकी सेवा कर लीजिए, खाना दे दीजिए, जिंदगी भर प्यार से बात कर लीजिए, इससे बड़ा मंदिर कोई नहीं होगा। आपका घर ही आपका मंदिर है। मेरे घर में काम करने वाली जो दाई आती है ना, जो झाड़ू पोछा करती है और जो खाना पकाती है, हम उसी को प्रणाम करते हैं। तुम ही लोग मेरी भगवान हो, क्योंकि तुम हमको सफाई करके देती हो और खाना बना कर देती हो, तब हम खाते हैं। तो हमारे लिए तो वो हमारे लिए किसान भगवान है जो धान उग जाता है, नहीं तो हम तो मर जाएंगे खा के, कौन जिंदा रहेगा। लेकिन जैसे ही धान आपके घर में आया, सबसे पहला दान किसको होगा? पंडित जी को। कोहरा हमारे छत पे उगाएंगे हम सब्जी, सबसे पहला कोहरा पंडित जी को दान होता है। तो ये सर एक पहले बोले हैं कोई कि धान को अपने घर में लाने के लिए पर्व के नाम पर पंडित जी ने आपको कुछ सिखा दिया और आप वही करने लगे। अरे नहीं भाई, उनका तो वो धूर्तता थी। प्राचीन काल में जब राज परिवार होता था तो क्षत्रिय को उन्होंने, राजा को बोला कि तुम राजनीतिक श्रेष्ठ रहो और धार्मिक रूप से हमको श्रेष्ठ बना दो, बाकी सब शूद्र रहेगा। ये बात ध्यान देने की है कि जब शादी विवाह का एक मुहूर्त खास समय में होता है, आप लोग ध्यान देते हैं, वो खास समय कब होता है? जब धान कटा के आपके घर में धान आ जाता है, गेहूं कटा के आपके घर में गेहूं आ जाता है। तो प्राचीन काल में कृषि व्यवस्था आज भी है, प्राचीन काल में भी वही था। तो जब धान गेहूं आपके घर में आ गया, उसके बाद बेटा बेटी का शादी करना है, इसलिए वो शुभ मुहूर्त होता है उनके अनुसार। हमारे लिए हर दिन शुभ मुहूर्त है। जब सूर्य और चंद्रमा अपने समय से उगता है डूबता है, तो हम कौन होते हैं भाई? उसको ये दूसरा कौन दिन शुभ होगा? हम कोई सोम मंगल बुध बृहस्पति कोई वारी नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, 1968 में मैट्रिक पास करने वाली स्कूल की पहली महिला श्रीमती चंद्रकला घोष की बेटी शशि प्रभा और
रन संप्रीति यादव, उस संप्रीति यादव की मां मैं शशि प्रभा। आज की तिथि में डिप्टी डायरेक्टर हूँ योजना विकास विभाग में, अर्थसांख्यिकी निदेशालय में, और बिहार सरकार की एम्प्लॉई हूँ। फिर भी मैं यहाँ हूँ बिना कोई पूजा पाठ किए, और मैं अपने आप को बिल्कुल आजाद समझती हूँ कि मैं जो सोचती हूँ वही करती हूँ, जो करती हूँ वही बोलती हूँ। आशा है आप लोग इतना देर मुझे सुने, अच्छा लगा। और लेकिन भाई साहब सबसे आग्रह है, आप लोग हाथ का रस्सी जरूर काट कर जाइएगा, नहीं तो मुझे लगेगा कि मेरे बात का कोई फायदा नहीं हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।